बेंगलुरु में चल रहे एयर इंडिया शो के दौरान भारत की तीनों सेनाएं और रक्षा उद्योग भविष्य की लड़ाई के लिए नई तकनीक की तैयारी कर रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा एयर इंडिया शो इस वक्त चल रहा है। एक बड़ी बात जो सामने दिख रही है कि चीन ने अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उतार दिया है। हमारी क्या तैयारी, हम अपनी तैयारी को कैसे देखते हैं इसके मुकाबले? जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका मैं बताना चाहता हूं कि कोई ग्लोबली एक्सेप्टेबल मापदंड या परिभाषा नहीं है। कोई भी हवाई जहाज जो 5th जनरेशन है, उसकी अगर छोटी सी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे 6th जनरेशन नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काबिलियत जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए वो मैन अनमैन टीमिंग है। मतलब एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक तरह से फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके द्वारा वो 2 या और हवाई जहाज़ों को कंट्रोल कर सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म्स। इसमें यूकैव्स हो सकते हैं, स्वान ड्रोन्स वगैरह हो सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स की क्षमता होती है और डेटा फ्यूजन होता है, जिसके कारण इसे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी मिलती है और सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके कारण जो है डिसीजन मेकिंग में उसे फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है इसमें लॉन्ग रेंज स्मार्ट मिसाइल्स हो सकती हैं जो उसे क्षमता देती हैं, इंजन अच्छा हो सकता है और स्टेल्थ में और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है और सेल्फ हीलिंग। किसी छोटी सी क्लिप को देख करके इन क्षमताओं के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जो भी मैंने आपको बताया सारे अनुमान जो हैं हवाई जहाज के अंदर होंगे, ना कि बाहर की तरफ। काफ़ी सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में हैं। आपको पता है 2 या 3 कंसोर्शियम्स हैं जो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कुछ समय दूर पे हैं, अभी नहीं है, नज़दीक नहीं है इसके। हम अपनी तैयारियों को कैसे देखते हैं इस दिशा में, अगर हम अपने एमका की बात करें या फ्यूचर की जो तैयारियों की बात करें? आमका जो प्रोग्राम है, आप लोग को उसका जो एक मॉडल है, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेशन के टाइम में इंडिया पेवेलियन में आपको अनवील करके दिखाया। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। सर, आज तीसरा दिन है एयर इंडिया का। ओवरऑल क्या सक्सेस आप देखते हैं इस बार, जिस तरह से बात की जा रही मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ऐसे सेक्रेटरी डीएमए के तौर पर अगर आप बात करें तो किस तरह से ओवरऑल सक्सेस को देखते हैं? देखो, किसी भी एरो इंडिया की जो सक्सेस है वो उसके काफ़ी सारे मापदंड पैमाने हो सकते हैं। सबसे तो बड़ा है फुटफॉल्स, फॉरेन ओईएम्स कितने आए हैं, इंडियन ओईएम्स कितने हैं। इसके अलावा जो हम पुराने इस तरह के एरो इंडिया या डिफेंस एक्सपो में देखते थे, जो सफलता के मानदंड होते थे वो बाय एंड सेलिंग के एमओयूज के बारे में होते थे। बट आज जो मैं देख रहा हूँ ये एमओयूज जो हैं जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। इसके अलावा जो है जॉइंट आरएनडी के ऊपर फोकस्ड हैं। सो ये ग्रेजुअल शिफ्ट है। सो ये एरो इंडिया की सक्सेस को दिखाता है और हमारे आत्मनिर्भर प्रोग्राम को सक्सेस दिखाता है। सर, इस तरह के डिफेंस एग्जीबिशन का आप फ्यूचर क्या देखते हैं, या इस तरह की और चीजें देश में किस तरह से आगे होनी चाहिए? क्या इस पर कोई आप आगे बात करेंगे? मंजित, ऐसा है कि हमारे यहाँ 2 बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, एक एरो इंडिया और एक डिफेंस एक्सपो। दोनों एग्जीबिशंस के अंदर स्टैटिक डिस्प्ले होता है। ये हमने देखा है, एरो इंडिया के अंदर जो है स्टैटिक डिस्प्ले के अलावा एक एरियल डिस्प्ले भी चल रहा होता है, जिससे एक तरह का रोमांच आ जाता है दर्शकों के बीच में और किसी भी चीज़ की क्षमता के बारे में आपकी जानकारी होती है। मेरे हिसाब से अगर हम डेफ एक्सपो करें तो ऐसी जगह करनी चाहिए जहां पे हम उसकी कैपेबिलिटी को दर्शा सके, ना कि सिर्फ स्टैंड में। और हो सके तो जो लोग देखने आ रहे हैं उनको उस चीज़ का अनुभव हो। तो मतलब अगर कोई आप व्हीकल है या वेपन सिस्टम है उसे आप फायर करके देख सकें या उसे चला करके देख सकें, तो जो है काफ़ी फ़ायदा रहेगा और इक्विपमेंट को समझने में आसानी रहेगी। सब फ्यूचर की लड़ाइयों को हम देखें तो उस हिसाब से ऐसी कौन सी टेक्निक आप देखते हैं, ऐसे कौन सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं जिसको लेकर आप बात करना चाहेंगी, जो कि इस एयर इंडिया के दौरान या फिर आगे आप देख रहे हैं भारतीय से तीनों सेनाओं के लिए? एक नॉर्मली लोग कहते हैं कि युद्ध का जो है स्वरूप बदल रहा है और युद्ध कला में जो है बड़ी तेजी से जो है परिवर्तन आ रहा है और भविष्य में किस प्रकार का युद्ध होगा इसका सही अनुमान लगा पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ एक ट्रेंड्स बता सकता हूं कि किस तरफ ये चल रहा है। एक जैसे है कि हम कह रहे हैं प्रभाव बढ़ेगा काइनेटिक और कांटेक्ट की जगह।
दूसरा कह रहे हैं कि वॉरफेयर जो है डिजिटाइज होगा, नेटवर्क होगा, इंटेलिजेंट होगा और मल्टी डोमेन होगा। इसमें जो है काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डेटा फ्यूजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाइपरसोनिक्स है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज का समन्वय जो है मिलकर के जो है आपको फ्यूचर की लड़ाई में सफलता हासिल करने में मदद करेगा। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सही सोच, मतलब ये सोचना है कि किस प्रकार से भविष्य की लड़ाई होगी, और दूसरी जो है सही दिशा। तो सोच के लिए आपको पता है हमने एक फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स शुरू किया था, फिर एक हम फ्यूचर ऑपरेशन एनालिसिस ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी स्थापना करेंगे। उसका एक रूपरेखा जो है हम बना रहे हैं, और इसके अलावा जो है सही दिशा, मतलब जैसे हो सकता है आज शाम को रक्षा मंत्री जी एक रिलीज करें डॉक्यूमेंट जो हमारी एमडीओ और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर में किस तरह से हमारा रोड मैप रहेगा उसके बारे में है। फिर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि भविष्य की जो लड़ाइयाँ हैं उसको देखते हुए हमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमें रूस यूक्रेन युद्ध का हमारा अनुभव हो, उस हिसाब से हमें तीनों सेनाओं को मेक इन इंडिया की तरफ ज़्यादा जोर देना चाहिए? एब्सोल्युटली, उसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब अगर हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिटेन करनी है तो आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम एक एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं तो उसके ऊपर बंदिशें नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्विपमेंट हिंदुस्तान के अंदर बना रहेगा, भारतवर्ष में बना हुआ है, तो हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी और का इक्विपमेंट उसमें शामिल होगा तो उसमें हमेशा बंदिशें रहेंगी, जो कि ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि तीनों सेनाओं को भविष्य की जो लड़ाइयाँ हैं, नई तकनीक है, उसके लिए लगातार तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, बेंगलुरु, आज तक।